तो ये बड़वानी मध्य प्रदेश से ही हैं, यहीं जन्मे पले बड़े हुए हैं, बस नौकरी के चक्कर में झारखंड गए हैं। अभी ऑक्सीजन पार्क वापस इन्हें जन्मभूमि पर बुला रहा है, कर्मभूमि से इधर टर्न कर रहा है। तो कुछ साइजेबल काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन पार्क में ये अपनी भूमिका कहाँ देंगे, कैसे आगे साथ में बढ़ेंगे। इन्होंने कुछ अपना प्रेजेंटेशन बनाया है। ऑक्सीजन पार्क में ये कहाँ क्या करने वाले हैं वो प्रमोद जी से ही हम समझते हैं। अभी प्रमोद भैया, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ताकि सबको समझ में आए कि आप जो प्रेजेंटेशन दोगे वो किस तरह से फुलफिल होगा। यस, ओके, थैंक यू। तो लंच के बाद आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, क्योंकि ये सबसे कठिन सेशन होता है। थैंक यू। लंच के बाद का जो सेशन होता है, क्योंकि आधे घंटे बाद पता नहीं चलता कि कितने विकेट डाउन है। बैठे तो वो हैं बट है क्या नहीं है, तो फिर इसलिए हल्के हल्के सेशन रखे हुए थे। एनीवे, तो मेरा नाम प्रमोद चांदोरे है और जैसा बलराम भाई ने बताया कि मैं बड़वानी से बिलोंग करता हूँ, बट अभी वर्तमान में झारखंड में हूँ। तो मेरा जो सेक्टर है वो डेवलपमेंट सेक्टर है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में विगत 17 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जिसमें कई वेल रेपुटेड एनजीओज रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट के साथ काम किया है, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम किया है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ किया है और वर्तमान में मैं भारती फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और झारखंड में लीड कर रहा हूँ झारखंड से इक्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम में। भारती फाउंडेशन से भारती ग्रुप बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हो नहीं जानते हो, जो एयरटेल है वो भारती ग्रुप का एक पार्ट है और ये जो भारती फाउंडेशन है वो भारती ग्रुप की फिलॉन्थ्रोपी आर्म है, तो CSR जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी में मैं भी हूँ। तो ऑक्सीजन पार्क में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, तो जितनी मेरी एक्सपर्टाइज है, जितनी हम लोगों की बात होती है तो बलराम भाई से, और मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि मुझे बाहर घूमते घूमते कई वर्ष हो गए, मेरी भी कभी कभी उम्मीद रहती है या मेरी भी इच्छा है, भावनाएं है कि जैसे इन्होंने बताया तो मैं भी मेरे माँ बाप के पास रहूँ, बट ऐसा अभी संभव नहीं हो पाता क्योंकि परिवार में कैसे क्या रहेगी, बट ऊपर वाले ने ये अवसर दिया है मुझे और ये बलराम भाई की कृपा है जो ये अवसर मिल रहा है। तो मैंने इनको बोला जी हाँ जी, मेरा जो 17 साल का मेरा निचोड़ है वो मैं पूरा इसमें डाल दूंगा यदि मुझे अवसर मिलेगा और करेंगे। यदि शब्द नहीं है कि आप ही का है, आप हाँ, और आज की जो लाइन कल ही हम लोग गए थे तो सबसे बढ़िया मुझे ये जो पोस्टर लगा था कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है, और इसको कल मैंने यथार्थ होते हुए देखा था जब यहाँ हम लोग बैनर वगैरह बांध रहे थे और जब बैनर बनवाने गए थे तो भाई को देखा था मैंने। दिखने में तो ऐसा कभी को बाहर जाएगा घूमेगा तो लगेगा बहुत सिंपल पर्सन है। कल इनके ओहदे का पता चला मेरे को, मैं तो बचपन का फ्रेंड बात भी होती है, बाकी इतना टच में नहीं मिलते नहीं तो वो नहीं पता वास्तविकता क्या है। बट इतना बड़ा होने के बाद भी जो जमीन से जुड़ के वर्क कर रहे थे करियर, तो इनसे मैं कल से लर्निंग ले रहा हूँ, क्योंकि उम्र एक ऐसी होती है जहाँ पर भी कुछ सीखने को मिले सीखना चाहिए, भले आप कुछ भी हो। तो ये वो पर्सनालिटी है जिनको कल से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ कि इतने बड़े होने के बाद भी बिल्कुल जमीन से जुड़ के जिस प्रकार से बैनर वगैरह बांध लेते, चेयर वगैरह जमा रहते, उठा रहे थे, तो मैं भी हैरान परेशान था। मैं क्या समय को ज़्यादा, तो ये जो मैं इसकी बात कर रहा था कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती ली जाती है, तो ये भी मुझे यही बोले कि ऐसा है जैसे अभी बोला यदि का वो है ही मतलब आपकी है और आपको संभालना है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ जो शुरुआत में मुझे एहसास दिला रहे हैं कि ये हमारी है, मेरी नहीं है, हमारी है, और आप जब जुड़ो तो अपना बन के कार्य करो। और बहुत खुशी हुई मुझे ये पॉजिटिविटी देख के, और इतनी मतलब अच्छा हुई सब लोग बिल्कुल मतलब जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करने का मजा ही कुछ हो रहेगा। काम तो सभी करते हैं, बाकी जो जमीन से जुड़े लोगों के साथ काम करने का अपना कुछ अलग ही मजा होता है। तो खुशकिस्मत ये मेरी कि मैं ऑक्सीजन पार्क के साथ आज खड़ा हूँ। तो वो है प्लीज। तो
जैसी बात चल रही थी हम लोगों में देखा था कई पोर्टफोलियोज थे, उसमें जो मेरा पोर्टफोलियो है वो CSR लीड का है, जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ वहाँ पर झारखंड। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो जितना मैंने ऑक्सीजन पार्क को समझा उसके अकॉर्डिंग जो कुछ प्रोजेक्ट है मेरे पास, अभी सजेस्टेड है, आगे में जो भी बोर्ड मेंबर बोलेंगे उसको किया जाएगा। बट नीचे के दो हो सकता है कट हो, बाकी ऊपर का तो पूरा कोलोरेट है हमारा जो ऑक्सीजन पार्क है उससे। जैसे मैं बताता हूँ शुरुआत में कि लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, जो यदि हम करेंगे तो उसमें जो फोकस करेंगे हम एग्रीकल्चर पे करेंगे। तो जैसे एग्रीकल्चर का हमारे इसमें है कि ऑर्गेनिक खेती जो है, तो और किसान पाठशाला ऑलरेडी हमारे पास है। तो जो CSR कवर को होता है, जहाँ भी हमारा क्षेत्र होता है कार्य क्षेत्र, उसके आसपास के कुछ विलेजेस को एडॉप्ट करके उसी में कार्य किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे किसान भाई रहेंगे, बहन रहेंगे, उनको इन सभी में टेक्निकल सपोर्ट देंगे। किसान पाठशाला के माध्यम से उनको लगा तो पौधा भी देंगे और उनको बीज भी देंगे और उनको ऑर्गेनिक खेती में उनको आगे बढ़ाएंगे। और जैसे इनका एक और है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी, तो वो भी सस्टेनेबल हो जाएंगे इकोनॉमी में भी। काम तो बढ़िया करेंगे बट उनकी जो इकोनॉमी भी सस्टेनेबल हो जाएगी। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सुमित भाई थे, इसमें भी हम उन लोगों को गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्म वगैरह हम लोग उनसे करवा सकते हैं। और इनको करवाने के लिए उनके जो जानवर होते हैं वो बड़े स्वस्थ होने चाहिए, तो उसमें भी हम लोग उनको टेक्निकल सपोर्ट देंगे। थर्ड है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जितनी हम बात करेंगे बम्बू की, तो ये बम्बू हम लोग जो कंपनी से उनको तो देंगे, बट उसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी। प्लास्टिक को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी उनके सामान बनते हैं उन गांव वालों को, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ रहेगा या जितने भी परिवार रहेंगे, क्योंकि सभी के पास खेती वगैरह तो होगी नहीं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो मजदूर वर्ग के होंगे, तो उनके लिए क्या, तो ये उन लोगों को बांस से कैसे बनाते हैं, बर्तन हो या कोई भी चीज़ हो, उनको उनकी ट्रेनिंग देंगे और उनको भी इकोनॉमिकल जो है सस्टेन करेंगे हम लोग। स्किल डेवलपमेंट करेंगे। फॉरेस्ट डेवलपमेंट में जैसा है कि आसपास के भूमि ग्राम पंचायत से हम कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कर सकते हैं, नगर पंचायत से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कर सकते हैं कि जो भी बंजर भूमि है उसमें क्लस्टर लेवल में हम लोग फॉरेस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बलराम भाई ने घोड़ा में की हुई है, क्लस्टर लेवल पे कई फल के फ्रूट्स लगाए, कई नीम लगाए हैं, कई बांस लगाए हैं, है ना, और उसमें आप लोग जड़ी बूटी भी लगा सकते हैं लोग। ऐसा करके उसको डेवलप हम लोग करेंगे। और आखिरी मेरा जो है कि जेंडर इक्वलिटी, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसको मैं कभी भी बोलूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा समय गुजरा है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करने में। तो जब भी किसी परिवार को सस्टेन करने की बात आती है तो उसमें एक महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा, तो वो जो चाहते हैं वो तरक्की राइटिंग नहीं कर पाते हैं। और इसी भी कार्य में जो महिला की भूमिका होती है, यदि वो या तो जुड़ती है तो 102% देती है, समझ लीजिए, और मैनेजमेंट में बड़ी माहिर होती है वो। तो इस पक्ष को हम कभी नहीं भूलेंगे, तो मेरा जो व्यू है। तो जितनी प्रकार की गतिविधि करेंगे उसमें हम महिलाओं को भी आगे ले जाएंगे, ये सारी गतिविधियों सब इनको जोड़ेंगे और उनको भी सस्टेनेबल बनाएंगे। ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट। इसमें ट्रेनिंग का भी पार्ट रहेगा, जो पूरा पार्ट निभाएगा अपना पी किसान ट्रेनिंग के पार्ट में। सेकंड थिंग ये तो होगा मेन अपना जो प्रोजेक्ट हो। इसके अलावा भी यदि कुछ करने की हमारी तो इच्छा हुई बोर्ड मेंबर के द्वारा, हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट तो हमारा ही है, ये है एजुकेशन प्रोजेक्ट। क्यों एजुकेशन से, इसलिए क्योंकि एजुकेशन में मुझे भी 7 साल में एजुकेशन को, इससे पहले मैं लाइवलीहुड में लगा था समय, तो एजुकेशन में मेरी भी रुचि है। तो उसमें भी यदि हम कर सकते हैं कि स्टूडेंट एम्पावरमेंट है, उनको स्टूडेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, टीचर को एम्पावरमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं, और स्कूल इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम कोशिश करेंगे इसको मॉडल रोल बनाने, क्योंकि ये इसलिए बना रहे हैं कि हम CSR में भी कुछ ऐसा करें इंडिया के लिए बनाओ, क्योंकि थॉट रखेंगे तो बड़ी रखेंगे, छोटी नहीं रखेंगे। और मेरा भी शुरू से यही थॉट रहा है, जहाँ भी काम किए तो काम ऐसे किए कि जो किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि जो सब करते वो काम करने में उतना मजा नहीं आता है। तीसरा हेल्थ प्रोजेक्ट। तो हेल्थ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि गाँव वालों में समय समय पर जो भी बीमारी आती है, तो इसमें भी हम लोग हेल्थ कैंप कंडक्ट कर सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हैं, हेल्थ कैंपेन कर सकते हैं,
आजकल हेल्थ का काफ़ी बड़ा इशू हो गया, तो कुछ पार्ट हम इसको हेल्थ में कवर करेंगे। तो जो हमारा ABC का है, ऑक्सीजन पार्क का है, जो फ्यूचर का हमारा प्लान CSR को लेके है, रिसेंटली अभी हमारे माइंड में है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रमोद जी, बहुत अच्छा आपने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भाई आगे OP में रन करने वाले हैं और जो CSR एक्टिविटी है और राज्य टेरिटरी है वहाँ पर कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी चरण में अगले हमारे साथ में हैं खुशविंदर जी हैं, जो मेडागास्कर से हैं, वहाँ की एम्बेसी में हैं, और वो खुशविंदर जी को कनेक्ट कर लीजिए। सेवक एक सेकंड में उनको रिप्लाई कर। यस, वहाँ सामने स्क्रीन पे आएगा। हाँ, खुशविंदर जी मेडागास्कर की एम्बेसी में हैं और पिछले जनवरी में ये किसान पाठशाला के थ्रू जो ऑक्सीजन पार्क बनाए हुए हमने उनको विजिट करने आने वाले थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको ले करके, लेकिन वो थर्ड वेव जो आ रही थी उसमें फिर वो फ्लाइट वगैरह कैंसिल हुई, उस चक्कर में ये रुके। और आप पंजाब से हैं, काफ़ी समय से मेडागास्कर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि किसान पाठशाला का जो 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है वो मेडागास्कर के किसानों को सपोर्ट करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। उसके साथ साथ ये पहले चाहते हैं कि ऑक्सीजन पार्क हिंदुस्तान में बाद में बने, पहले मेडागास्कर में बना लो। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा सा रुकिए, शुरुआत करते हैं, साथ में चलते हैं और हम एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। खुशविंदर जी अपना वीडियो प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ सभी मित्र भी आपको देखकर हर्षान्वित होंगे। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ। साउंड यस यस, आवाज आ रही है खुशविंदर जी। मेरा माइक चालू है। माइक ऑफ। तो सबसे पहले जो बलराम जी ने जहाँ से शुरुआत की, तो हम लोग काफ़ी समय से, मैं मेडागास्कर में तकरीबन 15 साल से मेडागास्कर में देश हूँ और तकरीबन 20 साल से इंडिया से बाहर हूँ। तो इसलिए क्या है कि हमें जो अपनी मट्टी की खींच है वो बहुत ही खींचती रहती है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो हमारा पैशन है वो है हमारा एग्री बेस। और जब बलराम जी से मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो आप सबको बलराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये बधाई के पात्र भी हैं कि जो अपना इतना एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों को उन्नत करने के लिए। और उस दिशा में मैं हैरान हो गया था जब मैंने इन सबका देखा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारी ऑक्सीजन पार्क के बारे में बात हुई, तो हम लोग भी यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। बलराम जी को हमने बोल दिया है कि जब आप चाहो मेरी तरफ से आप सुबह से ही काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये 10,000 हेक्टेयर हमारा अपना खुद का ये जमीन है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ हमारा एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ। तो उस वजह से हम लोग किसी भी तरह का आप सबको जो भी मॉडल, जिस तरह से आपको फैसिलिटी और हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। और बलराम जी से हमारा सारा प्रोजेक्ट डिस्कस हो चुका है। तो ऑक्सीजन पार्क के लिए ये मैं आप सबको दिखाना भी चाहूँगा, ये सब ऑक्सीजन पार्क के लिए मिनिस्ट्री में जा चुका है। तो हम लोग एक साथ इंडिया और मेडागास्कर दोनों जगह पे शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो आज सुबह से मैं काफी टाइम से ज्वाइन करके लोगों की बातें सुन रहा था, तो बहुत अच्छे व्यूज और सबसे अच्छे जो एफर्ट्स जो लोग आप कर रहे हो, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि इन चीजों के बारे में मतलब आप कितना सेंसिटिवली काम कर रहे हो। अभी सुबह जैसे बायोमास के बारे में बात चल रही थी, उसी हिसाब से बैम्बू प्रोडक्शन का बात चल रहा था। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल पे फिजिबल हैं। और अभी जो मिस्टर राजवीर जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट का, तो
तो आप तो लोग सब जानते होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा महिला गृह उद्योग इज्जत पापड़ का है। तो ये देखिए कि आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वो क्रिएट करके बैठे। तो इस ऑक्सीजन पार्क के थ्रू हम सब चीजों को हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छा मॉडल इंटरनेशनली लेवल के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सब लोगों को वैल्यू एडिशन मिल सकता है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार भी इस पूरा अफ्रीका को लेकर बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है, स्पेशली उनका फोकस। क्योंकि कुछ समय पहले, आज से अगर 10 या 15 साल पीछे चले जाए, तो मध्य प्रदेश हमारा दाल या पल्सेस या स्पाइसेस के लिए वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया करता था। आज मुझे लगता है वहां की जो दाल मिल है वो सब बंद होकर हम इंपोर्ट पे आ चुके हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि कृषि नीतियों में कुछ कमी थी या कुछ, लेकिन अब भारत सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है। और साथ में हम लोग जो एक्सिम बैंक होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो हर देशों के लिए एक क्रेडिट लाइन एग्रो बेस्ड के ऊपर रखता है, जिसके अंदर तकरीबन $500 मिलियन की पिछले 10 साल से मेडागास्कर के नाम पर भारत सरकार $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन को खोल के रखा हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100% एग्रो बेस्ड प्रोजेक्टों के ऊपर है। तो इसके साथ में आप सब लोगों को हम इस तरह से फैसिलिटी भी भारत सरकार की तरफ से भी मिल सकती है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया और मेडागास्कर दोनों जगह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ ये ऑक्सीजन पार्क का कंसेप्ट हम यहाँ पे शुरुआत करें। और इसके अलावा भी आप रिसेंटली जो चल रहा है वार के अंदर आप देख रहे होंगे, रशिया यूक्रेन वार के अंदर आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो ईडेबल ऑयल और व्हीट जो कि हम लोग रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आज हमारे लिए डेफिनेटली थोड़े दिनों में इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हम लोग मेडागास्कर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इट्स 4th लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद 4थे नंबर का बड़ा आइलैंड है, जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर चौड़ाई में और तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबाई, मतलब हमारा साउथ का जो नीचे का हिस्सा है उसके बराबर का आइलैंड है। कोई छोटा नहीं, बहुत ज्यादा जमीन है। और ये 10,000 हेक्टेयर तो सिर्फ शुरुआत है। हम लोग इसके साथ में वैरायटीज ऑफ क्रॉप के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बलराम जी, आपका कोई क्वेरी या हमारे यहाँ किसी की लोगों की क्वेरीज हो तो वो सवाल पूछ सकता है। आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ के किसानों को भी, पब्लिक को भी। और ऑक्सीजन पार्क में आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मिलकर पूरे देशवासी के साथ में बढ़ना चाहते हैं, यही हमारी अपेक्षा, क्योंकि आप भारतीय हैं और हमें बढ़ावा देने की चेष्टा कर रहे हैं। हेलो विष्णु जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप अभी? जी, बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब देखिए, मैं जब यहाँ पे आया था 15 साल पहले, तो उस समय जब यहाँ की सिचुएशन ये यहाँ पे भी एग्रो बेस्ड के ऊपर हमने काफी सर्च किया और हमने कोशिश की यहाँ पे काफी चीजों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। और उसी तरह से यहाँ के किसानों और अपने भारतीय किसानों को साथ लेकर हम लोग जो एक एसोसिएशन बना के काम करना चाहते हैं, उसके अंदर मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहें, उनके लिए हर तरीके की सर्विस, हर तरीके की उनको डोर स्टेप हम प्रोवाइड कराएंगे। और मैं इतना आपको बता सकता हूं कि 3 से 5 साल के बीच में आप लोग इतने समृद्ध और इतने उन्नत हो सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीजें हमने बलराम जी के साथ डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा है। जैसे कि आज मोदी जी हमारे देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो आपको पहले दिन से चैलेंज करके ओपनली कह रहा हूँ, आज ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि जब हमारे साथ इस ऑक्सीजन पार्क और हमारे कंसेप्ट में आप जुड़ेंगे, तो हम लोग आपके साथ पहले से ही तकरीबन आपको प्राइस डबल मिल जाएगा। पहले दिन से ही आपकी जो आमदन है उसको डबल करने के कंसेप्ट को लेकर हम लोग चलें।
भैया बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी सबकी भी अपेक्षाएं हैं कि प्रकृति को साथ में लेकर के चलें और 2 पैसे अच्छे से कमाएं, साइजेबल बढ़ते चलें। बहुत खुश हैं हम सब आपको सुन करके जी। देखिए, प्रकृति के साथ यही तो हमारे साथ दिक्कत हुई कि हम लोग अपनी प्रकृति से हट गए। मैं सुबह से बहुत सारी चीजें सुन रहा था। जब सुबह एक सवाल भी आया था कि तकरीबन जब वो बात चल रही थी कि रेप्टाइल्स के बारे में सुबह के सेशन में, तो देखिए प्रकृति ने जो भी चीज बनाए हैं ना, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो बेनिफिट हमें दे के जाते हैं। अगर ये रेप्टाइल्स वाली बात के ऊपर आज हमने हमेशा सुना होगा कि चंदन की लकड़ी पे सांप गिरे होते हैं, तो शायद पुष्पा के पिक्चर में वो दिखाना भूल गए कि सारे सांप ही सांप होने चाहिए थे वहां। तो ये सब बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं जो हम लोगों को सिर्फ डराने या इस तरह से दी। तो प्रकृति जो ऐसी है कि हमें तो प्रकृति के साथ जुड़ के, पुराने जमाने में क्या था कि सारे किसान घर से किसान और खेत दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इस तरह से प्रकृति का एक सर्कल बना हुआ। तो घर का जो वेस्ट था वो सब खेत में जाता था, और खेत का वेस्ट है वो चारे के रूप में गाय जानवर जितने भी थे उनके पास आता था। तो उस सर्कल से हटने के बाद ही हम लोग नुकसान में आए। तो प्रकृति वाला जो बलराम जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो जो आप लोग इतना बड़ा कंसेप्ट उठाकर, इतना बड़ा भार उठाकर अपने कंधों पर चल रहे हो। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। डेफिनेटली मिलकर साथ में चलेंगे, और ऑक्सीजन पार्क मेडागास्कर में अगर इंडिया के बाहर पहले स्टार्टअप होगा तो वो पहले मेडागास्कर में होगा, ये मैं आपको आश्योर कर रहा हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक और मित्र है हमारे साथ में, कांशिंग निर्वाण, जो चर्चा करना चाह रहे हैं, राजस्थान से हैं। और कांशिंग भैया को पूरा भारत जानता है। कांशिंग भाई आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। कांशिंग भाई आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी बलराम जी नमस्कार। ये बीच नमस्ते, में नमस्ते। आपका मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए मैं बीच में वापस हट गया था। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जी सब नमस्कार कर रहे हैं। जी मैं बोल सकता हूँ? स्वतंत्र है आप बोलने के लिए। हाँ आप ही के लिए अभी सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं अभी जो बंधु बोल रहे थे उनको भी मैंने सुना, पहले भी कुछ लोगों को सुना। पहले तो इन सब जो है पागलों को मेरा जो है साधुवाद प्रणाम। पागल का शाब्दिक अर्थ होता है, जब कहते हैं बात को पा कहते हैं, जो बात का जो धनी हो, बात को का जो पाबंद हो और जो अपनी धुन में रमा हुआ हो, वो इसका शाब्दिक अर्थ पागल होता है। तो एक श्रेष्ठ पागल के साथ में जितने पागल मिले हैं, सब पागलों को मेरा प्रणाम। दूसरा मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अभी जो बात चल रही थी उसको पूरे सर्किल को हमें समझना पड़ेगा। जैसे जल पानी नीर तीनों एक हैं, पर्यायवाची शब्द है, अलग अलग नहीं है। पानी के 3 रूप हैं, बर्फ कठोर है तो बर्फ है, तरल है तो पानी है, फिर जब भाप बनता है तो वाष्प बन जाती है। 3 अलग अलग स्वरूप हैं लेकिन मूल एक ही है। वैसे ही प्रकृति ने हमें 3 चीजें एक ही रूप में दी है लेकिन रूप अलग अलग दिखाए गए। धरती, गाय और प्रकृति, इन तीनों के सर्किल को समझे बिना मनुष्यता ही नहीं समझ में आएगी। ये सवाल प्रकृति का नहीं है, इस सवाल जो है ऑक्सीजन पार्क का नहीं है, इस सवाल जो है भारतीय दर्शन शास्त्र को आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के स्रोत का मार्ग है। आप देखेंगे कि जब तक ये तीनों चीजें गाय, धरती और प्रकृति नहीं समझ में आएगी तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं हमारे बीच में। ये धरती संभल रहेगी तो प्रकृति रहेगी, प्रकृति रहेगी तो गाय रहेगी, गाय रहेगी तो धरती रहेगी। बिना गाय के न प्रकृति रहेगी न धरती रहेगी, और धरती और प्रकृति नहीं रहेगी तो प्राणी मात्र नहीं रहेगा।
तो आपने जो एक कल्पना की है उसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद है आपको। ये कोई केवल पार्क बना करके हम जिंदा रह जाएंगे या बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये बहुत छोटी बात है। ये दुनिया के अंतिम कण कण को जिंदा रखने का, ब्रह्मांड को मजबूत करने का एक माध्यम और मार्ग है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि मूल में इन सबको समझनी है। तो पहले एबीसी, किसी भी पढ़ाई को जब सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी सीखेंगे तो एबीसीडी सीखे बिना वो जो है प्रैक्टिकल में अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। हिंदी सीखेंगे तो कैखे गेड़े नहीं सीखेंगे तो हिंदी का कोई अर्थ नहीं आएगा। तो उसी के लिए पूरे सृष्टि को समझने के लिए सबसे पहली जो पढ़ाई है, जैसे कैखे गेड़े और एबीसीडी है, वैसे ही पहली पढ़ाई उसकी गाय है। 365 दिन 24 घंटे ऑक्सीजन देने का स्रोत हमारा गाय है। और जहां हम सब कुछ खड़ा करना चाहते हैं उस धरती को संबल और बलवान बनाने का स्रोत गाय है। तो गाय के मूल विषय को हमें समझना पड़ेगा। हमारे इस सब सिस्टम के साथ साथ में ये सब बातें जहन में उतरे और हम अच्छे काम के लिए प्रेरित हों, इसके लिए मूल में हमारी बात जो आएगी वो है हमारा खान पान। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक ये जो विचार विमर्श जो कर रहे हैं वो आपके जीवन में क्रियान्वित नहीं होंगे। केवल बिना खान पान के इससे जुड़ेंगे, बात करेंगे तो कथावाचक की तरह बात हो जाएगी। कथाओं में लोग जाते हैं, सुन के आते हैं, अपना ज्ञान वहीं झड़का करके वापिस घर आ जाते हैं। किसी का भी कथाओं से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए हमें उनको धारण करना पड़ता है। धारण जब होती है जब आपका खान पान शुद्ध होता है। तो गाय के बिना शुद्ध खान पान की कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। तो आप सब प्रबुद्ध लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जब बड़ा काम करने की कल्पना, अच्छा और पॉजिटिव काम करने की कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गाय से जुड़ना चाहिए। गाय का गोमय खाने की बात करनी चाहिए। गाय के दूध, दही, घी जो है उनसे बने हुए आइटम खाने की बात करनी चाहिए। और गो आधारित इस देश में खेती करने की बात करनी चाहिए। चाहे हमारी बांस का सिस्टम हो, इसको यदि स्पीड पकड़ना चाहते हैं, आप ग्रोथ जल्दी कराना चाहते हैं तो गाय से जुड़िए। तो ये पूरे सिस्टम में पूरा जो है, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे ही प्रबुद्ध लोगों का सिस्टम में आपको इसमें कल के आपके उद्घोष में खान पीन पे भी इसको सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि बिना शुद्ध खान पीन के शुद्ध विचारों का निर्माण नहीं होगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप जो कर रहे हैं उस पूरी टीम को, पूरे सब लोगों को बहुत बहुत साथ। विषय बहुत गहरा है, इतना बड़ा है कि दिनों तक, घंटों तक बोले तो भी जो है वो कम पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को साधुवाद दूंगा। हम तो आप इस कार्यक्रम के सिपाही हैं। आप जहां तैनात करेंगे, जहां कहेंगे, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ। जय गौ माता। धन्यवाद कांत सिंह भाई, बहुत अच्छा लगा। पूरे राजस्थान जैसे हमसे बात कर रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। और इतनी अच्छी मुझे बात लगी कि आप सुबह से अभी तक हमको झेल रहे हो और हमें फिर भी कुछ दो शब्द बताने के लिए रुके हो, इसके लिए नहीं, आप हमारे अपने हैं। आपको जो आप जो सोच रहे हैं, आप बल्लभ भाई जो ऊर्जा बिखेर रहे हैं, वो भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर। आप बड़े काम के लिए धरती पे आए हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, थैंक यू। एक दो मित्र और हैं कड़ी में, तो देख लेते हैं कनेक्टेड है क्या, कुछ आसाम से हैं। इसका माइक चालू करो ना। अक्षय है क्या वहाँ पर? धन्यवाद। हेलो, अक्षय है क्या यहाँ पर अपने वीडियो में? अक्षय इसको, इनको पहले पिन पे सेटअप करो जी। इनको अनपिन करो पहले।
अक्षय जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आसाम से है और बैम्बू हर्ट और बैम्बू डिजाइनिंग और बैम्बू के काफ़ी सारे रिसोर्ट या पेन इंडिया बनाते हैं, इंडिया के बाहर भी बनाते हैं। और अक्षय जी खुद ही अपना पहले प्रेजेंटेशन देंगे और फिर वो बताएंगे कि वो ऑक्सीजन पार्क में किस दिशा में कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं, किस दिशा में आगे जाएंगे। एक व्यक्ति को और लेते हैं, फिर अक्षय जी को इनवाइट करते हैं। यहाँ पर बस एक साइजेबल व्यक्ति है, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। एक्चुअली फार्म टू प्लेट हम काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। खेत में जो उग रहा है उसको हम हर आदमी तक पहुंचाएं सहज सरल तरीके से। वहाँ का ऑडियो चालू है नहीं बंद है। बाहर का फार्म टू प्लेट की एक कड़ी है जहाँ भी हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री चीज़ें भी पकाएंगे, केवल बैम्बू ही नहीं उगाएंगे। तो उसको कनेक्ट करना खेत से लेकर खाने की थाली तक, उसके लिए हमारे पास है वेद प्रकाश चंडीगढ़ से। वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और ऑक्सीजन पार्क और किसान पाठशाला में कैसे हम आगे बढ़ें। अब चालू कर दो माइक बस बस। आपका बंद कर दो, शुरू कर दीजिए। बलराम भाई, जैसे आपने स्टार्टिंग में किसान पाठशाला में चलाया, तो जहाँ भी उसके लिए लगा, मेरे को जहाँ बुलाया मैं आपके पास पहुँचा। तो जैसे कि आपने इस फील्ड के अंदर केले के उत्पादन को बढ़ाया, तो उसके लिए भी जहाँ तक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वहाँ पे बड़ा हुआ है। आप जाके अपने सामान को सबको बेच सकते हो, मतलब केले को ले जाके। और जैसे अभी आपने विकास भाई को वहाँ पे भेजा, तो विकास भाई वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा। उसके लिए ज़रूरी क्या था कि एक सर्कल का होना ज़रूरी था, ताकि 4-5 शहरों के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन रहे ना। अब वो प्रेजेंटेशन है तो अभी हम ऑर्गेनिक का उत्पादन जब ऑक्सीजन पार्क के अंदर करेंगे तो उसको इन्हीं गाड़ियों पे 2-2, 4-4 या 10-10 क्विंटल जितना भी उत्पादन यहाँ से निकलेगा उसको हम घर तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए धीरे धीरे क्या है कि एक वेजिटेबल और फ्रूट्स उसके शहर वाइज से क्लब बन जाएंगे। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उतना जो भी उसके पास में ऑक्सीजन पार्क होगा वहीं से उसको ले जाया जाएगा। आप हाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिखाया नहीं ना आपको। ये खासियत होती है अच्छे लोगों की। गजेन भाई कहीं गए हैं क्या? गजेन भाई की आवश्यकता थी। एक जन देखो गजेन भैया कहाँ गए? हाँ, अदिति हैं हमारे साथ में, जो कुछ अदिति नए यंग चेहरे ऑक्सीजन पार्क को लीड करेंगे। इससे अच्छी मतलब कोई बात ही नहीं है। और इन्हीं से सुनते हैं कि ऑक्सीजन पार्क को क्या समझ रहे हैं। गजेन भाई की बड़ी बिटिया है और एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ पढ़ाई करी है और अब ऑक्सीजन पार्क को रीड कर रही है, इसी में आगे बढ़ना है। हाय, तो हम लोग जो 21 ऑक्सीजन पार्क्स पर हम जो काम करने जा रहे हैं सब लोग मिलकर, तो उसमें हम लोग हमारा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं उस पर काम करना चाह रही हूँ। स्पेशली जो हमारी लैंड से हम लोग वो कर रहे हैं प्रोडक्ट जो जनरेट कर रहे हैं, जो हम उसकी प्रोसेसिंग, तो हमारे पास 5 एकर्स में ऑलरेडी बैम्बू है जिसका जो रेडी टू हार्वेस्ट है फिलहाल, तो आप जानते ही तो और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। आम ले लीजिए, अमरूद है, बनाना है, मोरिंगा है, वेटेवर ग्रास। तो मैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया है, तो मेरा मेन फोकस था कि हम वैल्यू एडिशन करके कैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा पाएँ। तो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हम लोग पिकल बना सकते हैं, पल्प के थ्रू उसका वैल्यू एडिशन करके उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं हम लोग। अभी हमारे पास है कि मोरिंगा, आप सब लोग में से आधे लोग उससे फेमिलियर होंगे कि मोरिंगा में कितना वाइटामिन्स, कितना प्रोटीन होता है। तो उससे हम लोग जो ग्रीन टी पीते हैं, आप लोग सब में से कितने लोग ग्रीन टी पीते होंगे? ग्रीन टी आप लोग पीते हैं? आप लोग किस लिए पीते हैं? हेल्दी हैबिट में आता है इसलिए? और कुछ आप जानते हैं? वेट लॉस मे बी उसके लिए भी काफ़ी लोग। लेकिन ग्रीन टी जो आप पी रहे हैं वो आधे से ज़्यादा कंपनीज जो है फिल्टर पेपर यूज़ कर रही है उसमें,
जो कि फिल्टर पेपर ब्लीच्ड होता है। काफ़ी सारी कंपनीज, मोस्टली कंपनीज में ब्लीच फिल्टर पेपर यूज़ हो रहा है। वो ब्लीच और उसको पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें एपिक्लोरोहाइड्रिन यूज़ हो रहा है, जो आप सब में से कितनों को पता होगा कि वो यूज़ हो रहा है। नहीं, वो केमिकल बॉइल्ड पानी में जाके ब्रेक हो रहा है, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके अंदर जा रहा है, और ये हेल्दी हैबिट में अभी भी माना जा रहा है ग्रीन टी कंजम्पशन। और कंटिन्यू हाँ, तो ग्रीन टी जो है बेसिकली ग्रीन टी है, उसमें क्या होता है वेट लॉस के लिए, और उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कितने % होते हैं, कितना 1 पॉइंट समथिंग टू 2.29 मिलीग्राम EGCG होता है, जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। और वही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उसी की वजह से लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो इतना कम अमाउंट में होता है कि वो कुछ फ़ायदा आपको कर नहीं रहा है। बेसिकली वो ग्रीन टी जो है आप पी रहे हैं तो आप शायद बेवकूफ़ बन रहे हैं। अगर मैं तो यही मानूंगी कि ग्रीन टी जो है वो आप उससे जितना फ़ायदा नहीं हो रहा उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है। तो मैं अभी स्टडी कर रही थी मोरिंगा टी पे, जो मेरा प्रोजेक्ट था अपने मतलब बीटेक में मेरा प्रोजेक्ट वर्क था मोरिंगा इन्फ्यूज्ड हर्बल टी। अब मोरिंगा इतना प्रोटीन रिच होता है, इतना उसमें वाइटामिन, इतना मिनरल्स है आपको जो मिल रहा है वो आपको कहीं और से शायद ना मिले उससे जितना मिल रहा है। और इसमें मिल्क से ज़्यादा 9 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन मोर आयरन देन स्पिनच। आप समझ रहे हैं इतना सब कुछ। तो जब हमको उस चीज़ से मिल रहा है तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और हम फिल्टर पेपर बैग्स की जगह हम लोग कॉटन, अनब्लीच्ड कॉटन टी बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जिस पर मैं भी काम कर रही हूँ। मैं उस पर मेरा फोकस है अभी। और यही बात निकली तो बैम्बू की, तो मैंने सोचा कि जब मोरिंगा टी बन रही है, बैम्बू इतना हिट कर रहा है, तो बैम्बू टी क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने इस बारे में पढ़ा थोड़ा सा, तो मैंने रिसर्च किया अपना, मैंने देखा कि बैम्बू टी भी बन रही है, और बैम्बू में 70% सिलिका, जो आप बता रहे थे, सिलिका होता है, जो कि हेयर में स्किन के लिए कोलाजन बूस्ट करने में हेल्प करता है। और बैम्बू, हम लोग बैम्बू फाइबर से बैम्बू बैग्स बना सकते हैं, उसमें बैम्बू टी, मोरिंगा टी, हम लोग काफ़ी इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग बैठे, जितने ग्रीन टी आप लोग पी रहे हैं, आप ही लोग से शुरुआत की जाए इसकी, तो ये कितना हेल्दी भी होगा, और उसमें से हम लोग कम पैसा लगा करके इतना उसका, ग्रीन टी में जितना कॉस्टिंग नहीं है उतना उसका वैल्यू है। तो एग्जैक्टली, थैंक यू। ये नई जनरेशन की सोच है, ये सोच कितनी आगे जाएगी अभी आप देख ही रहे होंगे, कितने एनर्जी के साथ में बातचीत हो रही है। ठीक है, इतनी देर बैठना पेशेंट के साथ और सुनना, उसके बाद में लास्ट में चांस आना और एनर्जी के साथ बात करना, तो नई पीढ़ी की ज़रूरत है हमको। अभी अक्षय आप हैं? ओके, हाँ भैया माइक चालू करना पड़ेगा आपको। हाँ, अभी आसाम से अक्षय जी हैं जो अपना कुछ प्रेजेंटेशन देंगे। और अक्षय जी आप अपना अभी वर्तमान का एड्रेस डेटा बताइए, आपका प्रोफाइल, और उसके बाद हमें समझाइए कि ऑक्सीजन पार्क में आप किस आयाम पर हमको लेके जाने वाले हैं। ओके अक्षय, कंटिन्यू। आपको आवाज़ आ रही है मेरी बलराम जी? यस आ रही आवाज़ आ रही। नमस्कार सबको। नमस्कार, थैंक यू बलराम जी, अंजलि मैडम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया 2 मिनट का थोड़ा मेरा शेयर करने के लिए मेरा समरी। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा समरी देता हूँ। मैं आसाम से हूँ। मैं लास्ट कुछ 24 ईयर्स हो गए मुझे, 24 साल हो गए इस फील्ड में, बैम्बू फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत सालों से मैं बलराम जी के टच में भी हूँ। तो बलराम जी के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के हम लोग ने औरंगाबाद में अबाउट 100 एकर्स बाम्बू फार्मिंग की है सक्सेसफुली, और बहुत सारे फार्मर्स हैप्पीली सक्सेसफुली बैम्बू बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं उनसे। 100 एकड़ प्लस फार्मिंग हो चुकी है अभी तक। और जहाँ हम लोग का, मेरी कंपनी का सवाल है, मेरी कंपनी पर इनोवेशन है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बैम्बू कॉटेज, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं। तो मुझे एक शॉर्ट मतलब थोड़ा सा आपको एक जानकारी देनी थी, आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। जैसा कि बैम्बू के जो मार्केट में 1-2 क्वेश्चन उठे कि बैम्बू हम लोग कहाँ बेचना है। मैं आपके प्रोग्राम सुबह से देख रहा हूँ मैं अभी अपना। तो इसमें कैसा है कि एक शॉर्ट, जैसा कि
आपको मैं बोलता हूँ कि जैसा कि झाड़ू हम लोग जो मारते हैं सुबह घर में, हम लोग रिसेंटली अभी एक 15 डेज पहले ही एक झाड़ू बनाया था बैम्बू का। उसका 9,000 करोड़ का मार्केट है ऑल ओवर इंडिया में, और मंथ का, महीने का उसमें सिर्फ 2 ही कंपनी है जो काम कर रही है, ठीक है। फुल मार्केट ओपन है, उसमें कोई नहीं है करने वाला। हम लोग एक स्टेप इन किया है, अभी इस ऑक्सीजन पार्क में हम लोग सब एड ऑन करेंगे इस सब प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट है जो ईयरली हम लोग का 54,000 करोड़ का है ऑल ओवर इंडिया में, जो है टॉयज, इंडियन टॉयज। बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना से ड्यूटीज बढ़ा दी हैं अभी गवर्नमेंट्स ने। इंडियन टॉयज को सबसे मेजर टू मेजर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मोदी सर ने भी अभी उसके बहुत सारे एमएनआरईज में अमेंडमेंट्स निकाले हैं उसको लेके। हम लोग उसको भी स्टार्टअप कर रहे हैं। स्टार्टिंग मतलब इतना वास्ट मार्केट है, इतने वेरियस बेसिस है उस मार्केट के, कि बैम्बू हम लोग मतलब जितना कल्टीवेशन करें, जितना फार्मिंग करें उतना कम है इस प्रेजेंट स्टेज में। और एक मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, एक सर ने पूछा था, जीनियनली ग्राउंड लेवल पे था वो क्वेश्चन, कि व्हाट चैलेंजेस विल कम इन फ्यूचर, क्या क्या चैलेंज है, हम लोग उस चीज़ में प्रिपरेशन हमारा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग को बहुत इजी फिगर्स दिखे हैं अभी सुबह को, बलराम जी ने बताया, आपने बताया कि एकदम मतलब वंडरफुल, पूरा मतलब इजी बिजनेस, इतना पैसा कमाना इतना इजी है क्या, ऐसा आपने पूछा था सर ने। वो क्वेश्चन राइट है सर, एब्सोल्युटली राइट। मैं भी ग्राउंड लेवल का बिजनेस करने पहले वो भी वही सोचता हूँ कि इतना इजी कैसे हो सकता है ना, ऐसे दिखाया बोर्ड पे हम लोग इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर। इसमें सालों का डेडिकेशन होता है। बलराम जी का सालों का डेडिकेशन है इसमें, फुल अंजलि मैडम का है, हम लोग का है, और बहुत जन है आप जैसे साथी रहेंगे साथ में। तो लेकिन क्या होता है कि ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद में छोटे छोटे डिफिकल्टीज तो सर आएंगे बिजनेस में। आप भी अगर बिजनेस करते हैं, आपके बात से लगा तो टेंटेटिवली बिजनेस करते रहेंगे, आपने क्वेश्चन पूछा है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है सर इसमें। मेजर मतलब मेजर इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा टेम्पो में। क्या लास्ट 24 ईयर से हम लोग कर रहे हैं ये काम, तो इतना तो गट फीलिंग होता है कि बिजनेस में कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि मार्केट में क्रेडिट का कोई इशू नहीं है कि माल दिया फिर भाई पैसे के लिए भागते रहो, दौड़ते रहो, वो सब इश्यूज नहीं है इस टेम्पो में। बहुत ही अच्छा मोनोपोली बिजनेस है ये। तो ये क्वेश्चन आपका राइट था, लेकिन इसमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। आएगा, छोटा मोटा आता है, मैकेनिकल आता है, आदमी का मैन पावर के लिए आता है, वो आता है, लेकिन मनी इश्यू, लॉसेस, हैवी लॉसेस जो आप मतलब जो सोच रहे हैं वैसा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा सर इसमें। फिर एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा था एक सर ने, जो लास्ट 30 ईयर से रिसोर्स बना रहे हैं, जो पूछा कि स्नेक्स, सांप आते हैं वहाँ में, रेप्टाइल्स आते हैं। तो राइट सर, एक्चुअली सांप आते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिसोर्स बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं जंगल में बनाते हैं। मैं भी जंगल में बनाता हूँ। मैंने आज तक 1900 एकर्स तक प्लस में मैंने रिसोर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पे सांप आते ही हैं, मतलब हम लोग उनकी जगह पे ही काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ में मेडिसिन होती है, एक ट्रीटमेंट होता है वहाँ में। वो करने के बाद में क्या होता है कि जहाँ मैं समझिए कि मैं आपको टेंटेटिवली बोलूँ कि जहाँ महीने में 20 बार सांप आता रहेगा, तो वहाँ में महीने में 1 बार सांप आएगा, लेकिन आएगा। ये बात ग्राउंड लेवल का सच है, वो हम लोग किसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं चीज़ को, ठीक है। वो जगह जब फॉरेस्ट होगा तो आएगा। फॉरेस्ट मतलब जंगल सर, जंगल में ये चीज़ होगी, लेकिन इतनी नहीं होती, उसके ट्रीटमेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो हिसाब से हम लोग को वर्कआउट करना पड़ता है, तो फिर ये इशू नहीं आता है सर, ठीक है सर। और बाकी तो सर एक सर ने पूछा था ये क्वेश्चंस कि 30 एकड़ लैंड में हम लोग को एक फिगर चाहिए था उनको कि हमको कितना अर्निंग होगा। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था सर का कि 30 एकर्स में कितना अर्निंग होगा। सर 30 एकर्स में अर्निंग मतलब पॉजिटिवली होगा, टेंटेटिवली एक तो फिगर आपके माइंड में अभी आ ही रहेगा। जैसे अभी सुबह से प्रोग्राम चल रहे हो, 1 एकड़ पे बलराम जी सुबह से बोल रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, तो टेंटेटिवली आप उसको एक कैलकुलेट करके रख सकते हैं माइंड में कि भाई इतना मिल सकता है। फिर आगे एज पर सर्कमस्टेंस और एज पर आपका जो मार्केट रहेगा फ्लक्चुएशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन टेंटेटिवली आप हिसाब कर लिए 30 एकर्स में जो बलराम जी सुबह से बोल रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख, जो भी है, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन ये सब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा ही है, मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर हो ठीक तो ठीक है, आपको समझे ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। बाकी तो हम लोग ऑक्सीजन पार्क में हम लोग की तरफ से, मेरी कंपनी ऑक्सीजन पार्क में रिसोर्ट डेवलपमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, और जो भी सजेशंस होगी हम लोग की तरफ से हम लोग पॉजिटिवली बलराम जी के साथ में हैं, लाइफ टाइम मैडम के साथ में हम लोग उसमें, और बहुत कुछ हम लोग उसमें अमेंडमेंट्स हम लोग करेंगे। और आगे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट है इंडिया में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का। 54,000 करोड़ का सिर्फ टॉय मार्केट है। हम लोग अगर अभी जितने बैम्बू कल्टीवेशन कर सकते हैं तो भी हम लोग को मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट है। खिलौना का बाकी तो छोड़ दीजिए, तो सिर्फ खिलौना का वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
थोड़ा सा आपको मैंने ये टेंटेटिवली नॉलेज दे दिया प्रधान जी, तो बाकी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने। और आप जिस तरह से पूरे सेशन को अटेंड कर रहे थे और प्रश्नों का आंसर भी दिया और आपने यहाँ पर उनका आंसर भी दिया, ये शायद हमारी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा आप हमें रीड कर रहे थे। बहुत बहुत थैंक। आपकी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पर फिजिकल, लेकिन आप डिजिटल आकर के इतना कुछ अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने आगे बढ़ेंगे अक्षय के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें बतला दूँ। हिंदुस्तान में बैम्बू को लेकर के जितने भी बड़े काम हो रहे हैं अक्षय कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ में, कुछ आमिर खान के साथ में, अजय देवगन के साथ में, यहाँ तक मुकेश अंबानी के साथ में कुछ उनके रिट्रीट रिसोर्ट वगैरह बना रहे हैं। अक्षय इस लेवल का काम करते हैं, अपनी बातें, अपनी तारीफ बहुत कम करते हैं। इसमें अगर 1-2 चीज़ें मैंने कम बोली हो तो आप बताइए। ओए छोटू भैया, एक पकड़ यार। स्लोट लेते हैं खून है नाक में से खून है, पकड़। महाराष्ट्र जिसने ground+1 का डुप्लेक्स कॉटेज हम लोग स्टार्ट किया बनाने का ऑन टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ के ऊपर, जिसको देखने के लिए IIT, कलकत्ता IIT, गोवा, सब डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के लोग आए थे फर्स्ट टाइम, जिसमें हम लोग ने कोई भी आयरन, सीमेंट, स्टील कुछ भी यूज़ नहीं किया था। वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग को जो है डोमिनेट किया था कि भाई इतना पहाड़ के ऊपर मत करो, नीचे करो ground+1 का, मतलब 1 मरला का बंगला। लेकिन हम लोग ने बताया कि एक बार कीजिए सर, बाम्बू पूरा फ्लेक्सिबल है, गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद में आपको पता है कि नहीं, थोड़े दिन पहले निसर्ग तूफान आया था महाराष्ट्र में, निसर्ग तूफान 180 डिग्री के फ्लो से। तो हमारा जो एक टॉप हिल के ऊपर जो हमारे 12 कॉटेज मैंने बनाए थे ground+1 के, वो नहीं गिरे, लेकिन नीचे फैब्रिकेशन के जितने भी कॉटेज थे वो सब के छपरे उड़ गए थे। तो वो देखने के लिए गांव-गांव से आदमी आए थे 3 महीने तक, पूरा फुल था, सिर्फ देखने के लिए क्यों नहीं गिरा ये उस टेक्निकल लेवल पे। तो हम लोग इनोवेटिव काम करते हैं। अब हम लोग 2 स्कूल्स बना रहे हैं औरंगाबाद में, जी इंटरनेशनल स्कूल्स बना रहा हूँ मैं, ground+2 के फ्लोर्स हैं फुल बैम्बू के। फिर हम लोग औरंगाबाद में ही हम लोग एक 3 स्टोरेज पे बंगला बना रहा हूँ, एक कमर्शियल बना रहा हूँ पूरा बैम्बू पे, इन औरंगाबाद ओनली। तो हम लोग बैम्बू के स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। बैम्बू को हम लोग, मुझे दिखाना है कि भाई बैम्बू इज ओनली, मतलब प्योर आयरन स्टील वही है, दूसरा मटेरियल लेने का जरूरत नहीं है उसमें। तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैम्बू को फोकस कर रहे हैं हम लोग टेक्निकली, थोड़ा टेक्नोलॉजी लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं उसको। नहीं, बाकी तो चल रहा है। थैंक यू अक्षय, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया। और साथ में बढ़ेंगे, साइजेबल बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार। ऐसे काफ़ी सारे मित्र हैं जो अभी गूगल मीट पे हैं, लेकिन समय और प्रक्रिया, कहीं नेट की कनेक्टिविटी, अमेरिका से 1-2 व्यक्ति हैं जो अभी नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बतलाना क्या चाह रहा हूँ, ये लोग समर्पण के साथ आ चुके हैं ऑक्सीजन पार्क में। आपने मेंढागास्कर की स्टोरी सुनी, 10,000 एकड़ के साथ में रेडी है। अब वो रेडी है, वहाँ जाकर काम कौन करेगा, ये तो आप लोगों को डिसीजन लेना है। प्रमोद, ये मुझे डिसीजन नहीं लेना है भाई। अभी आप लोगों में से जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, कितनी बड़ी लेने वाला है, ये मुझे पूछना नहीं है। हिंदुस्तान में क्या काम करना है, हिंदुस्तान के बाहर क्या काम करना है, काफ़ी सारे साइजेबल काम है, ठीक है। इसी कड़ी में एक बिजनेस टाइकून हमारे साथ में हैं, विशाल गुप्ता जी, जो यूपी मेरठ से हैं, और वो साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप केले की खरीदी बिक्री करते हैं और कुछ समय से मेरे साथ जुड़े हैं। और जब मैंने उनका पूरा पोर्टफोलियो समझा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी टीम खड़ी हो रही है तो इसको एक धागे में पिरोएगा कौन, हायरार्की बनाएगा कौन, इसको चलाएगा कौन। तो विशाल गुप्ता जी हैं हमारे साथ में। विशाल जी, हमारे पास एक 10 मिनट है, आराम से लंबा खींचना 10 मिनट तक, और बहुत अच्छे से हमें गाइड करना और हमें साथ में लेके चलना। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड विनोद जी आगे आ जाइए। आइए। सुबह से मैं सुन रहा था और मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 मिनट, अब 10 मिनट में क्या बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ मिल चुका था, पता नहीं 10 मिनट में ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं। पर कॉन्क्रीट करते हैं कि इतना सुनने के बाद हम, मैं और मेरे ये दोस्त विनोद भाई क्यों हैं। एक पीपीटी सर हमने बनाया था। एक जगह है रामराज,
राम शब्द पहले ही आ गया उसमें, राम राज। आजकल तो वैसे ही जय श्री राम है, तो राम शब्द जो है और उसमें भी राज लग गया। राम राज एक जगह है जहाँ मेरे ये बड़े भाई इनकी लैंड है। अभी मैंने लंच टाइम में इनसे पूछा, सर सुबह से आप आए हो, अभी तक तो हमें आइडिया नहीं था, मैंने कुछ आइडिया दिया था, आपने कुछ आइडिया लिया था, कुछ यूट्यूब देखी, कुछ पीपीटी देखी, क्या बोलूंगा माइक पे, टाइम आने वाला है, कहने डन, यही बोला ना हमारी तरफ से डन। डन का मतलब ये एक ऐसी जगह है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सब जानते हैं, महाभारत। उस महाभारत से नए भारत की शुरुआत होगी, इस वादे के साथ मैं आपसे अगले 10 मिनट बात करूंगा। क्यों होगी? ये हार्डली 12 किलोमीटर उस हस्तिनापुर से है जहां कौरव पांडव, जहां महाभारत हम बात करते हैं। 12 किलोमीटर गंगा का किनारा, उससे भी खूबसूरत बात। और तो महाभारत में 2 सबसे बड़े कैरेक्टर भीष्म पितामह और विदुर, इनकी लैंड से विदुर कुटीर जो आज भी वहां है, हार्डली 6 किलोमीटर सर, 6 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक स्टोरी बनती है जो अब इस ऑक्सीजन पार्क के द्वारा सारी दुनिया जानेगी। ये संकल्प में वहां बैठ के लिया ऑक्सीजन पार्क के द्वारा। जानते कब है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मात्र 2.5 घंटे में आप रामराज पहुंच जाएंगे। मेरठ से मात्र 45 मिनट में अगर कोई बाई ट्रेन जाएगा तो आप हमारे ऑक्सीजन पार्क में पहुंच जाएंगे। मैं ऑलरेडी अप्रूव कर रहा हूं सर, ना मैनेजमेंट पढ़ा है ना, तो कमिटमेंट लेते जा रहा हूं, ठीक है। अभी करना क्या है वहां कि ये लैंड है, ये आप गंगा का किनारा देख रहे हैं, सर के पास घोड़े भी हैं 4, अब 2 रह गए सर। तो बहुत कुछ इन्होंने जब तक ये सुना नहीं था ऑलरेडी कर चुके, पर टुकड़ों। गंगा है, गंगा का किनारा है, विदुर कुटीर है, हस्तिनापुर से 12 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से मात्र 2.5 घंटे में, मेरठ ट्रेन की कनेक्टिविटी मात्र 45 मिनट में। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि जब ग्लोबली लोग यहाँ आए तो दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीजन पार्क में जाने के लिए, क्योंकि जो सेकंड फैक्टर जो बात हमने की थी सुबह, रिट्रीट सेंटर, वो जान मुझे, वो ताकत मुझे नजर आ रही है, वो ताकत नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट की। उसके लिए ये अभी जहां से भी ऑफर आए हैं, पर मैं चाहूंगा हमारा ऑफर सबसे नंबर 1 पे रखेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, महाभारत को, नए भारत को हमें यहाँ से बढ़ाना है। तो उसकी कुछ ये पिक्चर्स भी हम लेके आए हैं आपके लिए, कुछ वीडियोस भी हैं। इसकी स्टोरी, रियल स्टोरी क्या हुआ, विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद 5 मिनट, हो सकता है 2-3 मिनट बढ़ जाए। मैं कहूँगा कि रियल में वहाँ क्या हुआ। जब मैं इनसे मिला, किसी और कारण से मिला था और अटैचमेंट हो गया इनको, जब ये ऑक्सीजन पार्क के बारे में मुझे पता चला, मैंने अप्रूवल दिया कि सर मैं उनको लाना चाहता हूँ, वो तुरंत आगे। इन्होंने एक बार मुझसे भी पूछा, जबकि 2 बार मेरे एयर टिकट की कैंसिल होके थे, शेड्यूल होके हुए, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो मैं चाहता हूँ कि इस लैंड के बारे में विनोद जी खुद बताएं, इन्होंने वहाँ का क्या काम किया, प्रैक्टिकली ये काम कुछ कर चुके हैं और बाकी कुछ कर रहे हैं। तो विनोद सभी को मेरा नमस्कार। ये जो बलराम जी का प्रोजेक्ट है, ये धरातल पे इन्होंने उतारा, और मैं इसको पिछले 10 साल पहले से मेरे दिमाग में था। ऐसा बलराम जी ने कहा क्यों मिले, सबका मिलना कोई ना कोई कारण है। अब मैं इस लैंड के बारे में आपको बताता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और फौजदारी में वकालत करता हूँ। एक मेरा क्लाइंट था, उसे मैंने रिलीज कराया, तो वो मुझे बोला कि साहब मेरे घर आइए किसी दिन। तो मैं वहाँ गया, और उन दिनों बरसात के दिन थे, तो मैंने कहा ये इधर क्या है, तो बोले ये गंगा है, गंगा रिवर। तो मैं वहाँ गया और एकदम मुझे अचानक से आया कि मैं ये लैंड परचेज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है लैंड दिलवाओ। उन्होंने मुझे 100 एकड़ लैंड का प्रस्ताव दिलवाया कि यहाँ इतनी लैंड है, और बिल्कुल एकदम से जैसे कोई चीज़ मन मोह लेती है, इस तरीके से इस लैंड ने मुझे मोह लिया।
और मैंने वहाँ पे फर्स्ट जो वो किया 11 साल पहले मैंने वहाँ पर लैंड ली 10 एकड़ सबसे पहले बैनामा कराया और मैं वहाँ जाने लगा। मेरे पास एक स्पोर्ट जीप है, तो मेरा बेटा उस स्पोर्ट जीप को चला रहा था। ऐसे ही ना होता है किसी से आप आए और आपके दिल को छू गए मुझे। तो मैं वहाँ पर जिस आदमी से मैंने लैंड खरीदी वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, और जो महाभारत की कहानी आपको विशाल जी ने बताई, इसी लैंड के जस्ट बिल्कुल सामने बीच में गंगा नदी है और उसके दूसरी साइड में विदुर कुटी है और इधर हमारी लैंड है। तो मैंने अट्रैक्शन था, पर मैं कभी विदुर कुटी गया नहीं। विदुर कुटी, विदुर जी महामंत्री थे महाभारत के समय में, पांडवों के जो सभा थी उसके महामंत्री थे वो, तो मैं कभी गया नहीं था। और मेरा बेटा वो जीप स्लाइडिंग हो रखी थी बाढ़ की वजह से, तो उस पर जीप चला रहा था, मैं वहाँ लेट गया। थोड़ी देर मुझे लेटे हुए हुई थी कि मुझे स्वप्न में ऐसा, अब मैं कह रहा हूँ कि वो स्वप्न था, बट वो मुझे नहीं लगता स्वप्न था। मैं वहाँ लेटा था और एक बुजुर्ग आए वहाँ और बोले यहाँ कैसे लेटे हो? मैंने कहा मेरी लैंड है इसलिए लेटा हूँ। तो बोले नहीं ये तो मेरी जगह है। तो मैंने ले लो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई आगे इसकी देखभाल कर ले। और उन्होंने कहा ठीक है, बस तुमने कह दिया मैंने ले लिया। और वो फिर गंगा की तरफ रन कर गए। फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ, मैंने ग्वालियर से पूछा आगे नहीं ये कौन है जो जा रहा है? उसने कहा कि ये एक महात्मा है जो यहाँ रहता है, पर वो तुम मर गया है, आपको कहाँ से दिखा? मैंने वो जा तो रहा है। बोले नहीं। तो मैंने उसी दिन वहाँ पे निश्चय किया कि मैं यहाँ पर उनका एक स्थान बनाऊंगा। उसके बाद मैं विदुर कुटी गया तो मुझे वहाँ पता चला कि विदुर कुटी में एक महात्मा पहले से रहते थे और एक मढ़ी मतलब एक मंदिर टाइप इस साइड भी था। जो जमीन मैंने परचेज की थी उसमें फिर मैंने पुराना सिजरा निकलवाया, तो उसमें वो मुझे एक मंदिर का स्ट्रक्चर में रेड से बना हुआ है सिजरे में, वो था वहाँ पर। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मंदिर बनाने की शुरुआत की। वो इसमें आप देखेंगे, इसमें वो मंदिर भी अब करीब करीब कंप्लीट, ये देखना है आप, ये मंदिर उसी जगह में बना हुआ। तो ये मंदिर बना, उसके बाद हमने और लैंड परचेज की और फिर मैंने केले उसमें उगाए। केले उगाने का एक कारण था कि हम उस जमीन में जो भी पौधा लगाते थे वो सरवाइव नहीं करता था, मर जाता था, पानी आया पौधा मर गया। तो मैंने CISR लखनऊ से साइंटिस्ट बुलवाए, हमारे यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी थी उन दिनों, तो उसके जो हॉर्टिकल्चर के लोग थे उन्हें बुलवाया गया कि भाई यहाँ पौधे नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो वो सब मिट्टी टेस्ट, ये उसका pH ले लीजिए, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ, परंतु एक आदमी था उसमें उनका ड्राइवर, उसने कहा सर ये कुछ नहीं है, आप यहाँ पर बैम्बू लगाओ और आपके यहाँ पर स्थान पौधा होगा। मैंने वन विभाग से वो जो 1 रुपए का पौधा आता है कटिंगा, जिसको आप लोग बोल रहे थे अभी डिस्कस में आया कटिंगा, वो वाला बांस मैंने वहाँ लगा दिया। 1 एकड़ लगाया होगा, 1000 रुपए के पौधे आए, 1000 वो वहाँ लगवा दिए। और उसके बाद जैसे ही उन पौधों ने ग्रो करना शुरू किया, वहाँ हमने कुछ भी लगाया, पोपलर, यूकेलिप्टस, अब वहाँ अमरूद का विभाग है और यहाँ सेव भी मैंने पैदा कर दिया है इसी जगह। तो हर पौधा हुआ, उसका कारण किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। वो जो बांस की जड़ है, उन जड़ों में, और जो मैंने केला लगाया उसके अंदर एक कीट होता है व्हाइट कलर का, इतना बड़ा, वो बहुत हार्ड होता है, वो जड़ खा जाता है हर पौधे, वो बांस की तरफ आ गया और बांस और केले में वो मिक्स होकर के उसने पूरी जमीन को फर्टाइल कर दिया। पूरी जमीन में अब वहाँ कुछ भी हम बोते हैं वो पैदा होता है। फिर मैं इसके बाद गया मैं मेडिसिन प्लांट्स में। मैंने अपनी लैंड के ऊपर घास, लेमन ग्रास, जेरेनियम, गुलाब, पामारोदा, ये वहाँ पे लिया लगाई हुई है, खूब अच्छे से वहाँ पर पैदावार हो रही है। हम गेहूँ और धान भी वहाँ पे उगाते हैं। अब हमारे यहाँ सब उसमें हो रहा। तो मैंने फिर विशाल जी से उन केलों के चक्कर में, जो केले मेरे यहाँ हो गए, आपका राइजिंग प्लांट है, तो मैं आपसे इस तरीके से मिला और इस तरीके से फिर हम बलराम जी से, आप लोगों से आज मैं मिल रहा हूँ सबसे। तो मैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ।
लैंड को 35 एकड़ हमारी बिल्कुल क्लियर लैंड है, एक ही जगह है। एक ही जगह। यस यस यस, एक रॉयल से शुरुआत कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दो मिनट होगा, मुझे घड़ी दिखा दी गई है कि एक प्रेजेंटेशन हुआ है। एक मिस कर गए विनोद भाई, एक चीज जो मुझे बताई, कहने के जब वो सपने में आए या सच में आए कह के गए कि किसकी जमीन है, और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि शिव मंदिर बनाना है। उससे नेक्स्ट डे जो डिस्प्यूट चल रहा था जिससे उस लैंड का, वो दिल्ली में नेक्स्ट 6 बजे इनके घर के दरवाजे की डोरबेल बजा रहा था कि भाई साहब मुझे माफ करो, कहाँ साइन करवाने हैं बताओ। यही है ना सर। अब लास्ट स्लाइड जो सेकंड स्लाइड है भैया, कि हम सुबह से सोच रहे थे हम क्या कर सकते हैं। बीइंग ए विशाल गुप्ता, ये तो हुआ प्रोजेक्ट जो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, मैंने आते आते पूछा था गाड़ी में तो पता चला कि गुजरात से शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ देखा वहां से, तो भैया हमारा नंबर पहले लगा दो, है ना। उस महाभारत को नए भारत से शुरुआत करा दो, ये एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये विनोद भाई की जो भी मैंने 25 साल में कमाया कंसल्टिंग फील्ड में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कहते हैं ना भगवान, भगवान, ऐसे नहीं बना ये वर्ड, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील, यानी कि 5 एलिमेंट हैं। तो ये जो भगवान हैं जिनको हम कह रहे हैं अभी भगवान है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट जो चाहेंगे वो दे देंगे अभी हमारे जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने सिखाया कि भाई ये भी लिखा ये भी सही है, पर जब भगवान के सामने खड़े हो तो उससे कुछ ना मांगो। व्हाट इज गुड फॉर माई अल्टीमेट गुड, वो भगवान को पता है। तो भैया मेरी ओपन से थोड़ी बहुत नॉलेज है कंसल्टिंग की, ट्रेनिंग की, इंडस्ट्रीज में, उसमें जहां आप देना चाहोगे जो जिम्मेदारी, फुल फ्लैश तन मन से आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा देंगे तो इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, इतना कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी सारे मित्र छूटेंगे जो शाम को 6 से 8 के बीच में हम और बात करेंगे। अभी 2 व्यक्ति बचे हैं मेरे साथ में। आरती काकी जी हैं जो महिला सशक्तिकरण को आगे लेके जाएंगे और ऑर्गेनिक नेचुरल ब्यूटी कॉन्सेप्ट पर और जो थेरेपीज़ हैं उन पे कुछ न कुछ ये आगे नए आयाम पर ले जाएंगे ऑक्सीजन पार्क को। तो कुछ उनके विचार हैं। नमस्ते, मैं आरती जाट एक ब्यूटिशियन हूँ। ऑर्गेनिक पार्क ने ब्यूटी फील्ड में भी बहुत कुछ प्लानिंग करी है, उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ब्यूटी लाइन में है तो बहुत कुछ बताने के लिए, थेरेपी है, स्पा है, सोन बाथ है, फेशियल से मैनिक्योर पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट। आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती है, हर तीसरा व्यक्ति स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल से परेशान रहता है। इसमें केमिकल बेस बहुत होता है, आपको केमिकल की वजह से कुछ टाइम के लिए फ़ायदा तो हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन पार्क ने केमिकल को हर्बल में कनेक्ट करने की प्लानिंग करी है। उसको इसके लिए आपको डॉक्टर उन्नति पाटीदार आकर आयुर्वेद के बारे में कुछ बताएगी इसकी प्रोडक्ट का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि अभी आंटी ने बोला कि हम लोग ब्यूटी केमिकल से ला सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। अगर हमें परमानेंट ब्यूटी चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें नेचर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा और आयुर्वेद के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अभी जैसे विनोद अंकल ने बताया था कि हम लोग नस से लेते हैं, तो नस से सिर्फ हम ऊपर जो हमारी कॉलर बोन है उसके ऊपर की बीमारियों के लिए नहीं लेते हैं, नस से भी अलग अलग होता है। अगर हम नस से लेंगे तो उससे हम लोगों का जो चेहरे का ग्लो है वो भी बढ़ेगा। फिर एक होता है जो हम पार्लर वाली भाषा में बोलते हैं फेशियल, हम लोग उसको आयुर्वेद में मुखलेप बोलते हैं। मुखलेप भी बहुत तरीके का होता है। मुखलेप जो होता है वो झुर्रिया, जो हमारी झाइयाँ मतलब जो ब्लैक जो दाग होते हैं वो, उन सब चीज़ों से हम लोगों को बहुत आराम मिलता है। और आयुर्वेद से जो ब्यूटी हमें मिलती
होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और उससे हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। थैंक यू। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली 3 महीने पहले राकेश भैया ने, मैंने और आर.के. सिंह ने हमने बात करी कि यार ऑक्सीजन पार्क हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो हम आगे भविष्य में अब नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक्चुअली 3 महीने पहले बात करी कि हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। उसी दौरान कहीं अंजलि का फ़ोन कनेक्ट हुआ दीक्षांत ग्रुप से, आर.के. सिंह से बातें हुई। मैंने इवन भाभी को मैंने गाइड भेजा, आर.के. सिंह को बोला मैंने कहा घर भाभी को पढ़ाओ। मैंने मेरे यहाँ अलका को, भाभी को बोला कि आप ऑक्सीजन पार्क लीड करना चालू करो, अब ये तुम्हारा सिस्टम बनने वाला है। और उसी दौरान अंजलि की एंट्री हुई। ये एक ऊपर वाले की रचना है, इसीलिए ये बाल गोपाल भी यहाँ दिख रहे हैं जो आने वाले समय में ऑक्सीजन पार्क को लीड करेंगे। तो आप लोग समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ तपन, ये वीडियो पूरा भाभी को दिखाना है, आपके काम में बाद में आएगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बात पे काम है, बाकी सुमित भैया को भी घर बताना है, जो यहाँ बैठे हैं सबको ये वीडियोस अपने अपने घर पे दिखाना है। और लास्ट में अभी हमें ये खाली भी करना है, भैया आएंगे, 4 बज गए हैं, और फिर हम मुलाकात करेंगे 6 से 8 के बीच में बाहर चद्दर सेट में, और डिनर वहीं पर करेंगे। इसके बाद में खाली करने के बाद एक हमारा टी ब्रेक है, वहाँ पर चाय, अगर किसी को पीना हो तो चद्दर सेट में चाय है। उसके पहले मैं एक थेरेपीज लेना चाहूँगा गजल भैया से, ग्रुप थेरेपी। और नहीं, अभी आगे क्या पड़ेगा। और देखो शुरुआत मैंने करी है तो खत्म कौन करेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली फ्रूट थेरेपी जो मेरे मन की बात है कि एकदम इतना आसान प्रोग्राम है, ये आप लोग आज समझ गए ना, तो शायद ऑक्सीजन पार्क में भी आने की जरूरत नहीं है। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, घर से ही रिपेयर हो जाओगे। तो भैया कुछ बताएंगे कि ऑक्सीजन पार्क में हम फ्रूट थेरेपी को वर्ल्ड वाइड नया आयाम पे ले जाएंगे, और वो इन्हीं से सुनना है। जीतू भाई के लिए ज्यादा समय, अभी 2 मिनट नहीं चाहिए हमको ना, अजीत भाई की 2 मिनट चाहिए। 6 से 8 के बीच में जीतू भाई और अजीत भाई 2 जी, ठीक है। मैं छोटे से समय में उनको नहीं लेना चाहूँगा। मैं बलराम भाई जिसकी बात कर रहे हैं वो कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी के बारे में सुना होगा। मैं उन्हीं की जो है डाइट को फॉलो करता हूँ और उसी से जो है मैं लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ। तो शुरुआत जो है हम लोगों ने पहले खुद से की, फीवर के लिए मैंने जो है उनका लिक्विड जो डाइट है उसको आजमाया और बिल्कुल ठीक पाया। फिर जो है सेकंड पे जो है मैंने मेरे पापा के ऊपर लिया था, जो शुगर और बीपी दोनों की वो शिकार थे। आज 1.5 साल हो गया है उनको इस डाइट को अपनाते हुए, और 1.5 सालों में उन्होंने कोई टेबलेट नहीं लिया है और कोई टेस्ट भी नहीं हम लोगों ने करवाया, और वो स्वस्थ हैं। और मेरे मोबाइल में उनका एक वीडियो भी है, अगर आप डालूंगा कि सुबह जो है 50 घंटे बैठक मारते हैं, 79 ईयर्स ओल्ड एज है, और 150 रस्सियाँ कूदते हैं। और अभी भी जो है गौशाला में जाते हैं तो दौड़ कर जाते हैं। मैं डर रहा हूँ कि लेकिन वो कहते हैं कि इतना एनर्जी फील करता हूँ मैं। तो जो है उसी थेरेपी के बारे में जो है काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, अगर है हम लोग तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल से जानते ही हैं। तो थोड़ा सा थेरेपी बताना है, थेरेपी है क्या, बेसिक थेरेपी क्या है? उसमें हम लोगों को जो है सुबह उठने से लेके तो 12 बजे तक जो है वो फ्रूट डाइट लेना पड़ता है, और वो कितना होना चाहिए, जो हमारा वजन है इंटू 10, तो इतने ग्राम। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम जो है फ्रूट लेना है, वो मिनिमम होना चाहिए। हाँ हाँ, मिनिमम इतना आपको जाना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। 700 ग्राम है, हाँ ले सकते हैं। हाँ, और 12 बजे जो है उसके बाद उसका ठीक आधा, मतलब आपका अगर 70 किलो पे 700 ग्राम आपने फ्रूट लिया है, तो फ्रूट भी आपका उसमें 2-3 तरह के होना चाहिए, अलग अलग कलर से, मतलब उसमें अब रेड में जैसे एप्पल हो गया आपका, ग्रीन में गुआवा हो गया, और इस तरह से अलग अलग कलर के आपका अंगूर हो गया आपका ग्रीन में, तो
ऐसे अलग अलग बदल के अगर हम लें तो बेहतर है। और उसके बाद आ गया है खाना खाने के पहले हमको 2 प्लेट लेने पड़ते हैं। एक तो खाना खाने की प्लेट होती है और दूसरा जो है सलाद की। तो प्लेट 1 हमारा सलाद होता है। तो सलाद में जो है हम लोग 2-3 तरह की चीज़ें जो सीजनल है वो ले सकते हैं। वो कितना लेना है, जितना हमने फ्रूट लिया था उसका आधा, यानी हमने अगर 700 ग्राम फ्रूट लिया है सुबह से 12 बजे तक, तो उसका ठीक आधा मतलब 350 ग्राम हमको जो है सलाद लेना पड़ता है। पहले सलाद फिनिश करके उसके बाद हमको खाना खाना है। खाने में भी हम लोग जो घर पे जो डेली रूटीन हमारा चलता है, जो बन रहा है, वो हम लोग भोजन कर लें। हाँ, वेजिटेरियन, क्योंकि नॉनवेज तो फिर जो है वही आ गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें स्पेशली ये है कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए जो है शरीर में एक व्यवस्था ऐसी दी हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सारी ब्लॉकेज वगैरह को ख़त्म करता है। अगर हम लोग 25 दिन ये डाइट लेते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 25 दिन ये डाइट लेते हैं तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी ब्लॉकेज वगैरह अगर हैं कुछ, तो 25 दिन के बाद वो सारा क्लियर हो जाता है। तो ब्लॉकेज अगर खत्म हुआ तो अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। शुगर भी क्या है, ब्लॉकेज की वजह से, कैंसर भी एक ब्लॉकेज